हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को, हम इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत सर की लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 7th एडिशन है मार्केट के अंदर, उसी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी हम बहुत से लेक्चर देख चुके हैं, जिनके अंदर हम चैप्टर 1 to 7 के अराउंड कवर कर चुके हैं। और करेंटली जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इंडियन पॉलिटी का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, जो कि है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट चैप्टर के भी हम 6 to 7 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। इन लेक्चर्स में हमने देखा था कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट, फ्रॉम विच कंट्री हो गया, वी हैव डिराइव दिस फंडामेंटल राइट्स हो गया, इसके प्रोविजंस कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलते हैं। तो भाई आर्टिकल 12 to 35 देखने को मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर से हमने देखा था आर्टिकल 12 क्या है, 13 क्या है। फिर हमने 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट की शुरुआत की थी। वापस से एक बार रिपीट कर दूं मैं, ओरिजिनली 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, फिर प्रेजेंटली हमें 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 1978 के अंदर फंडामेंटल राइट की लिस्ट से रिमूव करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A डिक्लेयर कर दिया गया था। तो करेंटली 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। फिर हमने देखा था सेकंड सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि था राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। फिर हमने देखा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24। फिर हम फोर्थ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे, जो था राइट टू रिलीजन्स। ये आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 25 to 28। लास्ट लेक्चर में हमने ये सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे, फोर्थ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें हमने आर्टिकल 25 देखा था, 26 देखा था और 27 भी देखा था। 25 में हमने क्या देखा था, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन एंड प्रोपोगेशन, प्रैक्टिस एंड प्रीच ऑफ द रिलीजन्स, जो कि इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर था। आर्टिकल 26 के अंदर क्या देखा था कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लाइज करने की फ्रीडम है, बट वो इसके अंदर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखी थी हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी के ग्राउंड पे। सेम आर्टिकल 26 के अंदर भी हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखी थी ऑन द हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे। फिर हमने लास्ट देखा था आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई स्टेट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशंस के लिए टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता, और टैक्स पेयर की मनी का यूज़ भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी रिलीजन्स के इक्वली डेवलपमेंट के लिए टैक्स पेयर की मनी का यूज़ किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये देखा था हमने आर्टिकल 27 लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट आर्टिकल। तो करंटली आज जो हमारा एजेंडा है आर्टिकल कवर करने का, तो आज हम फर्स्ट आर्टिकल के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जो कि राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 था, उसका लास्ट आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 किस चीज़ की बात करता है, तो भाई फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कि भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करना है तो इसके लिए क्या आपको ये फ्रीडम दी गई है। जी हाँ, फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 28 के तहत। देखिए क्या क्या प्रोविज़न है। सबसे पहले, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। स्टेट फंड का मतलब गवर्नमेंट फंड, कि भाई गवर्नमेंट फंड के द्वारा जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है रन किए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यहाँ पे रिलीजन इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे जो भी चीज़ें होने वाली है वो क्या होगी, सेक्युलर होगी। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ये सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड देखने को मिलता है। क्लियर है। लेकिन हाउएवर दिस प्रोविज़न डज नॉट अप्लाई टू द इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, बट ये बट एस्टेब्लाइज अंडर एनी ट्रस्ट और फॉर रिलीजियस पर्पस। व्हाट इट मीन्स, कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्या करोगे आप, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे। बट कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, बट एस्टेब्लाइज किए गए हैं अंडर द ट्रस्ट फॉर द रिलीजियस पर्पस, वहाँ पे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लाइज किए जाते हैं वो रजिस्टर तो होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, यानी एडमिनिस्टर यानी कि रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, बट उनका सारा करिकुलम है, उनको एस्टेब्लाइज जो है ना सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता है, कल्चरल पर्पस के लिए किया जाता है। तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउ है।
ये आर्टिकल की बात करें 28 जो क्या बताता है, 4 टाइप्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है। फर्स्ट टाइप का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कि भाई इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, स्टेट ही मेंटेन कर रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। सेकेंड टाइप की बात करें हम तो इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लाइज अंडर द एनी एंडोमेंट और द ट्रस्ट। खाली क्या होता है, एडमिशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशंस, एडमिनिस्ट्रेड हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड आएगा तो इंस्टीट्यूशंस हो गया एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लाइज अंडर द एनी एंडोमेंट हो गया और द ट्रस्ट हो गया, सेकेंड टाइप का इंस्टीट्यूशन। थर्ड की बात करते हैं इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट बट रन एंड द एस्टेब्लाइज बाय द प्राइवेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट रिलीजियस लीडर्स। तो ये थर्ड टाइप का इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशन रिसीव एड हो गया फ्रॉम द स्टेट, एड ले रहा है, कोई ना कोई एड ले रहा है हमारे स्टेट से। अब ये 4 टाइप के इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं ये आर्टिकल 28 के अंदर। अब इनके अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। फर्स्ट वन है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, वहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड देखने को मिलता है। जबकि सेकेंड और वाइल इन द सेकेंड हो गया इट इज़ परमिटेड इन द थर्ड एंड द फोर्थ। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ऑन द वॉलंटरी बेसिस। इसका मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या है होली मेंटेन बाय द स्टेट है, एंटायरली स्टेट फंड से रन होता है और स्टेट के मशीनरीज का यूज़ करके वो स्कूल जो है ना रन किया जाता है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते। रिमेनिंग 3 है वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो वॉलंटरी बेसिस पे है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। क्लियर है। तो भाई जो भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फंड किया जाता है स्टेट के द्वारा, वहाँ पे आप ये चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे। बाकी की भाई अगर रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है या रिसीविंग सम शॉर्ट ऑफ एड से बाय द स्टेट है या फिर एस्टेब्लाइज अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट है, तो वहाँ पे वॉलंटरी बेस पे देखने को मिल सकता है। भाई वॉलंटरीली आप क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, दोनों आप पे डिपेंडेंट है। बट फर्स्ट टाइप के इंस्टीट्यूशन जो कि फंडेड होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना अलाउ नहीं है। क्लियर है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल्स की। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आर्टिकल 28 किसकी बात करता है, भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात करता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि होली मेंटेन बाय द स्टेट है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। बाकी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कहाँ है, जो क्या है, एस्टेब्लाइज अंडर द एनी एंडोमेंट और द ट्रस्ट है, ओनली रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है, या कुछ रिसीव कर रहे हैं एड फ्रॉम द स्टेट, तो वहाँ पे वॉलंटरी बेस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जा सकते हैं। क्लियर है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा आर्टिकल 25 to 28 4 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट है जो कि राइट टू रिलीजन की बात करता है, वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि 5th सेट ऑफ फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट्स किसकी बात करते हैं, तो भाई ये फंडामेंटल राइट हमारी बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब क्या होता है, भाई किसी भी कम्युनिटी है उसका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर्स है, अपने प्रैक्टिसेस है, बिलीफ है, तो वो उसको क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ हो गया उनको एजुकेशन देने का, उस कल्चर का एजुकेशन देने का, उसको प्रमोट करने का वो भी अधिकार है। तो ये 2 आर्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 29 की। देखो आर्टिकल 29 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 29 हो गया प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शंस, आर्टिकल 29 provide that any sections of a citizen residing in any part of the India having a distinct language, script or the culture of its own shall have the right to conserve the same। What it means कि भाई कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया है, हाँ ना, वो क्या है, उनकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है जो कि ओरिजिनल कल्चर है और उनसे ही बिलोंग करता है, तो उनको राइट से इन सारी चीज़ों को क्या करने की, प्रोटेक्ट करने की इनके पास राइट्स हैं। और ये जो राइट है आप कहीं ना कहीं देखेंगे ग्रुप राइट की बात करता है कि भाई कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बना हो, ऐसी कम्युनिटीज़ बनाओ जो क्या करें, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर्स हो गए, स्क्रिप्ट हो गए, लैंग्वेज हो गया, उसको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उसको कहीं ना कहीं राइट्स है कि वो अपने ये डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर, बिलीफ है, इनको क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट है, उनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ नो सिटीजन सेल बी डिनाई एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज।
व्हाट इट मीन्स कि भाई कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ओनली ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस। रेस मीन्स आपके बॉडी का टेक्सचर्स क्या है, रेसिज्म तो नहीं कर रहे हो आप, कलर, लैंग्वेज, इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कास्ट क्या है आपकी, है ना, SC ST OBC तो ठीक है, आप ऊंची कास्ट के हो, ब्राह्मण्स हो, राजपूत हो, है ना, जबकि दलित हो, तो ये सारा जो फालतू की चीज़ें हमारी पास सोसाइटी में देखने को मिली थी, तो वो कास्ट बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और लैंग्वेज के बेस पे भी नहीं कर सकती। अब ये इंडिविजुअल्स के राइट है। तो आर्टिकल 29 का जो फर्स्ट देखा हमने कि भाई किसी भी पर्सन है या सिटीजन्स है तो उसको क्या है, उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है, उसको प्रोटेक्शन करने का राइट्स है। तो ये क्या है कि भाई ये ग्रुप राइट है, कोई भी इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लाइज कर सकता है, कोई भी कम्युनिटी हो गया, कोई भी ग्रुप हो गया, उनको एस्टेब्लाइज करके इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकता है। बट गवर्नमेंट फंडेड या गवर्नमेंट एडेड हो गया जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको क्या है, उनमें किसी भी सिटीजन्स को ये 4 ग्राउंड्स के ऊपर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेट हो गया नहीं किया जा सकता। क्लियर है। साथ ही साथ देखते हैं प्रोटेक्शन टू द 2 टाइप्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर याद रखना 2 टाइप की माइनॉरिटीज़ है, पर इनको डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टाइप्स की माइनॉरिटीज़ देखने को मिलती है हमें आर्टिकल 29 के तहत। फर्स्ट है रिलीजियस और दूसरी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, पर इनको डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। रिमेंबर दिस थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डिफाइन नहीं किया गया है। 2 टाइप्स की माइनॉरिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, एक तो रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक। रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी माइनॉरिटीज़ जो क्या है रिलीजन्स बेस पे इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल बात करें हम इंडिया के अंदर तो हिंदू जो है वो क्या है, मेजोरिटी में है। अदर देन हिंदू हो गया अराउंड 6 रिलीजन्स देखने को मिलते हैं हमको, मुस्लिम, सिख, पारसीस, बुद्धिस्ट, जैन, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसीस, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियंस। ये 6 माइनॉरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, कौन किस बेस पे, रिलीजन्स के बेस पे। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल की बात करें हम गुजरात के अंदर, गुजराती हो मेजोरिटी में और अदर कम्युनिटी जितनी भी रह रही हो माइनॉरिटीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की कम्युनिटी गुजरात में रह रही है तो वो क्या है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है गुजरात में। जबकि गुजरात की कुछ कम्युनिटी क्या कर रही है, महाराष्ट्र में जा रही है, तो महाराष्ट्र के अंदर मराठी जो है वो किसके अंदर है, मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो किसके अंदर है, मेजोरिटी के अंदर है। पर गुजरात से कुछ लोग अगर वहाँ पर जा रहे हैं, यूपी बिहार से कुछ लोग जा रहे हैं, तो वो किस में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी हमें देखने को मिलती है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। रिलीजियस माइनॉरिटी 6 माइनॉरिटीज़ हैं, जबकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। कैसे वेरी करती है हमने देखा। ओके, क्लियर है। ओके, लेट्स मूव अहेड। हाउएवर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज़ नॉट नेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटी ओनली बट मेजोरिटी ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 29 जो है हम देख रहे हैं, आर्टिकल 29 सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि भाई ये 2 टाइप्स की माइनॉरिटीज़ हैं, सिर्फ इन्हीं की लैंग्वेज, सिर्फ इन्हीं के स्क्रिप्चर या सिर्फ इन्हीं के कल्चर का को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल नहीं बोलता है। ये आर्टिकल ये भी सजेस्ट करता है कि इसके अलावा जो मेजोरिटीज़ हैं उनकी भी अपनी स्क्रिप्ट होगी, अपनी कल्चर होगी, अपनी लैंग्वेज होगी, इसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। माइनॉरिटी को तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ मेजोरिटी के लिए भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता ये आर्टिकल। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है मेजोरिटी जो है वो भी अपने स्क्रिप्ट हो गया, कल्चर हो गया और लैंग्वेज जो है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनको क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। क्लियर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आर्टिकल 29 के अंदर हमने क्या देखा कि भाई कोई भी ऐसी माइनॉरिटीज़ है या कोई भी ऐसे सिटीजन जो हैं उनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है ऑन इट्स ओन, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है और उसको कंजर्व करने का राइट्स है उनके पास। और साथ ही साथ हो गया अगर कोई भी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उनको इस 4 बेस के ऊपर क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, रिलीजियस, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 के अंदर हमें 2 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी देखने को मिलती है, बट रिमेंबर इसे डिफ़ाइन नहीं किया गया है। जैसे अनटचेबिलिटी आर्टिकल 70 के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया गया है,
वैसे ही माइनॉरिटी जो है 2 टाइप की रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही साथ हमने देखा 6 टाइप के रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो क्या होता है स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 29 हो गया, ये क्या बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के राइट्स, माइनॉरिटी के ये सारे राइट्स के प्रोटेक्शन की बात ही नहीं करता है, मेजोरिटी के भी करता है। क्लियर है आर्टिकल 29? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 30 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 30 क्या बात करता है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 बात करता है कि भाई राइट ऑफ अ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि कोई भी माइनॉरिटीज़ है तो वो क्या कर सकती है, एस्टेब्लाइज कर सकती है और एडमिनिस्टर कर सकती है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। क्लियर है? कैसे? देखिए सबसे पहले इट ग्रांट द फॉलोइंग राइट्स हो गया टू द रिलीजियस और द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं उनको, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को? फर्स्ट, ऑल द माइनॉरिटी शैल हैव द राइट हो गया टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। भाई मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है तो ये क्या कर सकते हैं, अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया एस्टेब्लाइज कर सकते हैं, सेम एजुकेशन वो लोग उस वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ हो गया सेम मुस्लिम ही नहीं, जितनी भी रिलीजियस 6 माइनॉरिटी है, सारी माइनॉरिटी क्या कर सकती है, स्टेट की परमिशन के साथ अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लाइज कर सकती है और उसको मैनेज भी कर सकती है। इन ग्रांटिंग एड हो गया द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय अ माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटीज़ फॉर एग्जांपल 6 के 6 माइनॉरिटीज़ हैं, सबको क्या किया है, सबने क्या किया, अपना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लाइज किया। ठीक है, अब स्टेट को क्या करना है, फंडिंग करना है। तो स्टेट भाई ऐसा नहीं बोल सकता कि हम सिर्फ वो मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है उन्हीं को फंडिंग करेंगे या सिर्फ सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको फंडिंग करेंगे, नहीं। इस बेस पे स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसे इक्वली सभी माइनॉरिटीज़ है सबको इक्वल क्या देना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना होगा। क्लियर? साथ ही साथ क्या कंपनसेशन की बात करता है कि कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर द एजुकेशन या फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्टेड और द एब्रोगेटेड द राइट गारंटी टू देम। इसका मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब ये होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी है ना, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए अभी भी जो है ना वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। यानी कि अगर गवर्नमेंट इनकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी लेती है तो सिर्फ कंपनसेशन जो है ना वो इनफ नहीं होगा, कंपनसेशन जो है ना वो एडिक्यूट होना चाहिए। साथ ही साथ उनको कहीं और ज़मीन अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लाइज करने के लिए कहीं और लैंड भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। और सारे ग्राउंड्स हो गया, किस ग्राउंड के ऊपर स्टेट ने यानी कि गवर्नमेंट ने ये लैंड कन्फिस्केट किए, ये सारी चीज़ें भी क्या करनी होगी, रिवील करनी होगी प्रॉपर नोटिस के थ्रू। एक प्रॉपर लॉ और प्रॉपर एक प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉ फॉलो करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, तो इसको प्रोटेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आर्टिकल 30 के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड की गई है कि भाई अगर गवर्नमेंट है, स्टेट है, इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो इनको प्रॉपर नोटिस देना होगा, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी होगी, इनको एडेक्वेट कंपनसेशन भी देना होगा, कम कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। और साथ ही साथ प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉज जो हैं वो भी फॉलो करना होगा। अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो ये इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में सीधा क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनके राइट को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अब ये आर्टिकल 30 और क्या क्या बात करता है। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 30 और भी क्या क्या चीज़ों की बातें करते हैं कि द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज़ confine only to the religious or the linguistic minority, unlike Article 29 which extend to the protection of the other section of the society as well। हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि आर्टिकल 29 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पे फोकस नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके अंदर मेजोरिटी पे भी फोकस किया जा सकता है। बट ये जो आर्टिकल 30 हमें देखने को मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में बात करता है। जो 2 टाइप की माइनॉरिटीज़ हमने देखी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सिर्फ इन्हीं के राइट्स की बात करता है आर्टिकल 30, जबकि 29 तो है माइनॉरिटी के साथ मेजोरिटी के प्रोटेक्शंस की भी बात करता है। साथ ही साथ द राइट अंडर द आर्टिकल 30 इज ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ अ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट द एजुकेशन ऑफ इट्स चिल्ड्रन हो गया इन इट्स ओन लैंग्वेज। कि भाई कोई भी माइनॉरिटीज़ हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको
उनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर, उनके अपने कल्चर के अंदर क्या कर सकते हैं, एजुकेशन जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। ये माइनॉरिटीज़ का राइट्स है अंडर आर्टिकल 30। फॉर एग्जांपल भाई मुस्लिम माइनॉरिटी है तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए मदरसा हमें देखने को मिलता है। मदरसे के अंदर क्या होता है, इनको अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस एजुकेशन क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, और ये उनका राइट है अंडर आर्टिकल 30। अब ये क्या है, एक्सट्रीम यानी कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कुछ है ही, वो ये हेल्थ है, मोरालिटी, उन ग्राउंड पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्लियर है, पब्लिक ऑर्डर। तो आर्टिकल 30 ये भी बोलता है कि भाई ये जो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेजेस में अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन दे सकते हैं। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ना 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। पहला, इंस्टीट्यूशन दैट सीक द रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, कि भाई रिकॉग्नाइज भी स्टेट करेगा, एड भी स्टेट ही प्रोवाइड करेगा, ये स्टेट फंडेड होते हैं। सेकेंड, इंस्टीट्यूशन दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट नॉट एड। दूसरे इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, सिर्फ वो रिकॉग्निशन चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, बट वो एड नहीं चाहते, फाइनेंशियल एड वो खुद ही मैनेज करेंगे, यानी हम बोल सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन सीख द नेदर द एड नॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये ना ही रजिस्ट्रेशन यानी कि रिकॉग्निशन चाहते और ना ही फंडिंग चाहते, एड चाहते स्टेट से। तो ये 3 टाइप के हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। अब एक जजमेंट आता है 2006 का, इस केस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा शीरियन कैथोलिक कॉलेज, केस 2006 का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया था, समराइज़ किया था जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर। तो ये जजमेंट के थ्रू क्या किया था कि गवर्नमेंट जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्लियर किया था कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप एस्टेब्लाइज तो करते हो, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप एस्टेब्लाइज कर सकते हो, पर आपको क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, वो प्रिंसिपल है आपको फॉलो ही करने होंगे। वो प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, सबसे पहला, द राइट ऑफ अ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस कंप्राइजिंग द फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या राइट्स होंगे इनके जब ये लोग बनाएंगे। सबसे पहला, टू चूज इट्स गवर्निंग बॉडी in whom the founders of the institution have faith and the confined to the conduct and the manage the affairs of the institution। पहली चीज़ कि अपने टीचर से, अपने फाउंडर से ये लोग खुद ही चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ओपन कंपटीशन हो या कुछ भी हो, अपने हिसाब से ये लोग इंस्ट्रक्शन टीचर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। माइनॉरिटी के टीचर्स को भी ये लोग चूज़ कर सकते हैं माइनॉरिटी के बेस पे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो ये लोग मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के टीचर्स को ही, मुस्लिम टीचर्स को भी हायर कर सकते हैं, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। साथ ही साथ द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचिंग स्टाफ हो गया, जैसे कि टीचर्स हो गया, लेक्चरर्स हो गया एंड द हेड मास्टर्स हो गया, आर ऑल्सो नो एंड द ऑल्सो नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, उनको भी क्या किया जा सकता है, इनकी कम्युनिटी से सिलेक्ट किया जा सकता है। एलिजिबल स्टूडेंट जो हैं उनकी चॉइस के, उनको ये लोग क्या कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं, और एक रीज़नेबल फ़ीस स्ट्रक्चर भी रखा जा सकता है इनके द्वारा। साथ ही साथ टू यूज़ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द एसेट हो गया फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसका यूज़ किस लिए किया जा सकता है, वो जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है उसके बेनिफिट के लिए किया जा सकता है। तो ये कुछ राइट्स देखने को मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अंदर क्लियर कर दिए थे कि भाई ये राइट्स जो हैं वो आपको क्या करने, ये आपको राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं जब आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का एस्टेब्लाइज करते हो। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने इस लेक्चर्स के अंदर क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा आर्टिकल 27 तो देख ही रखे थे हमने, आर्टिकल 28 देखा। आर्टिकल 28 हो गया, 28 के अंदर हमने क्या देखा, तो भाई आर्टिकल 28 के अंदर हमने देखा कि भाई फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन देखे, जिसमें से देखा कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूशन जो होली कंट्रोल बाय द स्टेट है वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते। बाकी के जो 3 डिफरेंट टाइप के जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। आर्टिकल 28 के बाद हमने 5th सेट ऑफ फंडामेंटल राइट देखे जो थे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। आर्टिकल 29 के अंदर हमने क्या देखा कि भाई कुछ ऐसे सिटीजन्स हैं जिनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है एंड कल्चर्स हैं,
उनको राइट्स है कि इन चीज़ों को कंजर्व भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। 2 टाइप्स की माइनॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, ये हम देख चुके हैं, रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, पर इनको डिफाइन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा है कि आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, ये मेजोरिटी के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 3 स्ट्रिक्टली किन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए ही है। इनके अंदर क्या होता है कि भाई माइनॉरिटीज़ जो है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको एस्टेब्लाइज भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। डन। बट स्टेट जो है ना, ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस 6 माइनॉरिटीज़ देखने को मिलती है, इनके इंस्टीट्यूशन को जब भी कोई ग्रांट या हेल्प देगा तो कोई सी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन विद इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं देखने को मिलना चाहिए फ्रॉम द स्टेट। साथ ही साथ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है इनके लिए हम बोल सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक टाइप का फंडामेंटल राइट जैसा ही, अगर वायलेशन होता है और कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की, जैसे कि इनको प्रॉपर नोटिस देना, प्रॉपर कंपनसेशन देना, लैंड प्रोवाइड करवाना, ये चीज़ें नहीं फॉलो होती तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी सीधे जा सकते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ हमने देखा कि 3 टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जनरल गाइडलाइंस दी थी कि भाई क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो किए जाने चाहिए जब भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लाइज किया जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आर्टिकल 29 और 30, और इसी के साथ हम 5th सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कल कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ सीखने को मिला होगा और ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी रीच को पहुंचा सके और फ्री एजुकेशन डिलीवर कर सकें। क्लियर है? चलो, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ देखेंगे और वो टॉपिक होने वाला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एंड आर्टिकल्स भी हम बोल सकते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, चलिए तो इसके साथ एंड करते हैं हम लेक्चर को। तब तक के लिए जय हिंद।